कॉमर्स के और अकाउंट्स के सारे स्टूडेंट का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मेरी लगातार ये कोशिश है कि अकाउंटिंग के जितने अलग अलग चैप्टर्स हैं उनको बहुत इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, लॉजिकल वे में आप सबको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं अकाउंट्स की दुनिया का एक अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है कंसाइनमेंट, और उससे रिलेटेड क्या क्या अकाउंटिंग होती है वो इस वीडियो में हम सब डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कंसाइनमेंट बिजनेस को समझना पड़ेगा। मान लीजिए किसी बिजनेसमैन को लगता है कि भाई उसको बिजनेस को एक्सपैंड करना है, दूसरे शहरों तक फैलाना है, बिजनेस को बढ़ाना है, टर्नओवर को बढ़ाना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ऐसा करने के, लेकिन जिसमें सबसे बेस्ट फॉर्मेट है, जो सबसे बेस्ट फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है, उनमें से एक है कंसाइनमेंट बिजनेस। क्या होता है कंसाइनमेंट बिजनेस में? बहुत ईजी गोइंग फॉर्मेट है। हम क्या करते हैं, किसी भी शहर में, जिस शहर में हम चाहते भी हमारा बिजनेस बढ़ जाए, उस शहर में हम ये कोशिश करते हैं कि अपने किसी एजेंट को अपॉइंट कर दें। मतलब किसी भी पर्सन को अपना एजेंट वहां पर अपॉइंट कर दें, और हम उसको बोलते हैं देखो भाई, आप हमारे एजेंट हो इस शहर में, और हम आपको जो अपना गुड्स है, प्रोडक्ट है, वो आपको भेजेंगे आपके शहर में, और आपको भेजेंगे। और आपको थोड़ी सी मेहनत करना उसके पीछे, थोड़ा मार्केटिंग करो, थोड़ा प्रमोशन करो, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा हार्डवर्क करो, और अपने शहर में बेचना है। और अगर आप जो कुछ भी बेचने में सफल हो जाओगे, जितने रुपए का भी गुड्स आप सेल करोगे, उसके ऊपर हम आपको कमीशन दे देंगे। तो ये बेसिकली छोटा सा फॉर्मेट होता है कंसाइनमेंट का। अब इसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। कंसाइनर के लिए, मतलब जो ये गुड्स भेज रहा है, जो ऑनर है इस बिजनेस का, उसको बोलते हैं हम कंसाइनर। देखिए, कंसाइनर को क्या फायदा है कि उसने गुड्स भेजा, उसको कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर फिक्स करना नहीं है, कोई शोरूम खोलना नहीं है, कोई मंथली रेंट या सैलरी देनी नहीं किसी को, कोई फिक्स खर्चा नहीं है। हमने गुड्स भेज दिया, सामने वाला बेचेगा तो कमीशन देना है, नहीं बेचेगा तो नहीं देना है कमीशन, बात खत्म। हमारे लिए विन विन सिचुएशन है, कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है इसमें। अच्छा, कंसाइनी किसको बोलते हैं? जो हमारा एजेंट बनता है उसको हम बोलते हैं कंसाइनी, जो गुड्स को रिसीव करता है और जो हमारे बिहाफ में सेल करता है। देखिए, उसके लिए भी क्यों विन विन सिचुएशन है, उसके लिए भी क्यों अट्रैक्टिव फॉर्मेट है बिजनेस का। देखो, उसको लगता है उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, उसका कोई रिस्क नहीं, उसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ज़्यादा पैसा कमाने की। भाई, अपने शहर में वो हमारे गुड्स को मेहनत करके जितना ज़्यादा बेचेगा उतना ज़्यादा कमीशन उसको मिलेगा। तो कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई ज़्यादा रिस्क नहीं, बेचेगा तो कमीशन अर्न करने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी उसके साथ में है। तो इसीलिए कंसाइनी भी खुशी खुशी इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कंसाइनर को भी फायदा है, कंसाइनी को भी फायदा है, इसीलिए दोनों मिल करके कंसाइनमेंट का बिजनेस करते हैं। अब देखिए, कंसाइनर में दो मुख्य कैरेक्टर होते हैं, किरदार होते हैं, जिनकी बुक्स में हमको अकाउंटिंग सीखनी पड़ती है। कौन कौन से दो वो मुख्य किरदार हैं, कैरेक्टर हैं या पार्टीज है? तो पहला हो गया कंसाइनर, जो ऑनर है बिजनेस का, जो गुड्स भेज रहा है, और सेकेंड हो गया कंसाइनी, जो कि एजेंट है, जो गुड्स को रिसीव कर रहा है और सेल करने की जवाबदारी ले रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें अकाउंटिंग कंसाइनर की बुक्स में, क्योंकि वो रियल में बिजनेस का ऑनर है, प्रॉफिट लॉस को जानना चाहता है, बिजनेस एक्चुअल में उसी का है, राइट। तो कंसाइनर की बुक्स में हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, कैसे बनेंगे, प्रॉफिट लॉस को हम कैलकुलेट कैसे करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए देखिए, कंसाइनमेंट बिजनेस का बेसिक समझने के बाद हम सबसे पहले ये समझते हैं कि कंसाइनर की बुक्स में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो मेनली बहुत जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो तो 3 अकाउंट है, वैसे तो और भी बहुत सारे अकाउंट बन सकते हैं। तो पहला अकाउंट होता है उसमें कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट का पर्पस क्या होता है? बनाने का, प्रॉफिट या लॉस को जानना। दूसरा होता है कंसाइनी का अकाउंट। भाई, हम जिसको गुड्स भेज रहे हैं उसका भी तो हिसाब किताब हमको रखना पड़ेगा, उसने कितने रुपए का हमसे माल लिया, बेचा, कितना उसका कमीशन बनता है, कितना उसने हमको अभी तक दिया, वगैरह वगैरह। तो हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं कंसाइनी का, एजेंट का। और तीसरा होता है अब नॉर्मल लॉस। कभी कभी कुछ लॉस वगैरह हो जाता है एक्सीडेंटली गुड्स का, तो उसके लॉस को मेंटेन करने के लिए अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, उसकी अकाउंटिंग करने के लिए। और फिर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट भी बनाया जा सकता है, छोटे मोटे और अकाउंट ऐसे बन सकते हैं, लेकिन मेनली 3 अकाउंट होते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, उसको समझते हैं कि वो कैसे बनाना है। देखिए, वो अकाउंट होता है कंसाइनमेंट अकाउंट। हम इसको नाम कैसे देते हैं? जिस शहर में भेज रहे हैं, क्योंकि देखिए ऐसे हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो हमको हर शहर का सेपरेट प्रॉफिट चाहिए। मान लीजिए हम 10 शहरों के अंदर अपना ऐसे अलग अलग एजेंट अपॉइंट करके बिजनेस कर रहे हैं और गुड्स भेज रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा भाई हर शहर वाइज मेरे को प्रॉफिट मालूम चले, तो हर शहर का मेरे को अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं मुंबई भेज रहा हूँ, कोलकाता भेज रहा हूँ, दिल्ली भेज रहा हूँ, जयपुर भेज रहा हूँ, तो मैं जानना चाहूँगा कि भाई हर शहर में प्रॉफिट कितना हुआ, इसकी अकाउंटिंग अलग अलग की जाए। तो ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाता है, सारे शहरों का अलग अलग बनाया जाता है। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सारे का नाम दे देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट तो सब मिक्स हो जाएंगे, तो इसलिए हम नाम देते हैं कंसाइनमेंट टू
उस शहर का नाम, जैसे कंसाइनमेंट टू दिल्ली अकाउंट, कंसाइनमेंट टू जयपुर अकाउंट, कंसाइनमेंट टू मुंबई अकाउंट। तो ये आप फॉर्मेट देख सकते हैं स्क्रीन पे। हम एक ऐसा अकाउंट बनाते हैं कंसाइनमेंट टू जो भी शहर का नाम है उसका अकाउंट। दो साइड होते हैं किसी भी अकाउंट की तरह, डेबिट और क्रेडिट। दोनों साइड में दो कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर्स के अमाउंट के, पर्टिकुलर के अमाउंट के। चाहे तो डेट का कॉलम भी कर सकते हैं अगर डेट आपको मालूम है तो, राइट। और ये कॉलम करने के बाद अब कौन कौन सी एंट्रीज आती है, देखिए कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। आप सीक्वेंस सोचते जाइए कि कहानी कैसे चलेगी, वैसे वैसे आपको इस अकाउंट में एंट्री पास करते आनी है। तो कहानी की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर होगी, जब हम पहली बार कंसाइनमेंट पर गुड्स को भेजेंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देखिए इस अकाउंट को हम जब प्रिपेयर करते हैं तो जो कुछ हमारा बिजनेस में लग रहा है, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो सब आएगा डेबिट साइड में, और जो हमको मिलने वाला है, जो हमारी इनकम है, वो हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में। हमारी अकाउंटिंग का वैसे भी उसूल रहा है कि सारे एक्सपेंडिचर और जो कुछ लग रहा है वो डेबिट में, जो कुछ मिल रहा है और इनकम है वो सब क्रेडिट साइड में लिखते हैं किसी भी अकाउंट में अगर प्रॉफिट या लॉस जानना हो तो। ऑलराइट, तो सबसे पहले इसमें टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखेंगे डेबिट साइड में। अब देखिए गुड्स को भेजना है, अगर गुड्स को भेजना है तो क्या यूं ही भेज देंगे या कंसाइनर को कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा भेजने में, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, फ्रेट पे करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन पे करना पड़ेगा, इंश्योरेंस पे करना पड़ सकता है, पैकेजिंग का खर्चा पे करना पड़ सकता है, ऐसे छोटे मोटे खर्चे करने पड़ सकते हैं। तो जो भी खर्चा कंसाइनर करने वाला है उसको हम लोग लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो डेबिट में लिखेंगे। डेबिट में लिखेंगे टू कैश, कंसाइनर लिखेगा टू कैश, जो भी खर्चे उसके लग रहे हैं। नीचे एक्सपेंडिचर का नाम लिख देंगे, फ्रेट लगा, इंश्योरेंस लगा, जो भी खर्चा लिखा उसका नाम लिख देंगे, और जितना भी अमाउंट है उसकी एंट्री हम लोग डेबिट साइड में कर देंगे। ऑलराइट, अब क्या होगा इसके बाद, इसके बाद कंसाइनी गुड्स को रिसीव करेगा। जब कंसाइनी गुड्स को रिसीव करेगा तो कंसाइनी के शहर में जब माल मिल जाएगा तो भाई उसको भी बेचने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए छोटे मोटे कई एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे कंसाइनी को भी अपने शहर में। भाई सबसे पहले अगर मान लीजिए गुड्स अगर ट्रेन से आया है या ट्रक से आया है, उसको अपने वो गोडाउन तक ले जाएगा, उसको कार्टेज पे करना पड़ सकता है, फ्रेट का खर्चा पे करना पड़ सकता है, क्लियरेंस के चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं गुड्स को क्लियर कराने के, तो वो खर्चा वो पे करेगा। उसके बाद वो गोडाउन में लाएगा तो गोडाउन का रेंट पे करना पड़ेगा, कहीं तो गुड्स को रखना पड़ेगा। फिर वो जब सेल करने के लिए एफर्ट्स करेगा तो सेलिंग एक्सपेंसेस करेगा, मार्केटिंग एक्सपेंसेस करेगा, एडवर्टीजमेंट करेगा, हो सकता है गुड्स का इंश्योरेंस करवाए। तो ये सारे छोटे मोटे एक्सपेंडिचर कंसाइनी भी कर सकता है। तो ये सारे एक्सपेंडिचर हम कंसाइनमेंट अकाउंट के कहां पर लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मतलब कहां पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। ऑलराइट, तो डेबिट में हम लिख देंगे, लेकिन वहां पे नाम क्या लिखेंगे, टू कंसाइनी, क्योंकि एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, कंसाइनी कर रहा है। तो हम यहाँ पे टू कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा कैश नहीं जा रहा है, कंसाइनी के पास से जा रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे अपनी बुक्स में, टू कंसाइनी लिखेंगे डेबिट साइड में, और नीचे शो कर देंगे भाई कौन कौन से एक्सपेंडिचर हमको लग रहे हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर को शो कर देंगे। ऑलराइट, अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जब हम गुड्स को भेज रहे हों तो रास्ते में एक्सीडेंटली किसी प्रकार का लॉस हो जाए, मतलब गुड्स को कोई थोड़ा बहुत चोरी कर लिया मान लीजिए किसी ने, ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज हो गया मान लीजिए, एक्सीडेंटली कुछ नुकसान हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो हो सकता है भाई थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए गुड्स का। ऐसे लॉस को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, हर बार नहीं होता है, बार बार नहीं होता है, पर कभी कभार एक्सीडेंटली हो भी जाता है, तो ऐसे लॉस को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। दो प्रकार के लॉस होते हैं, याद रखिएगा इस चैप्टर में, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। ये मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में इन दोनों के बीच में डिफरेंस और ट्रीटमेंट बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल एबनॉर्मल लॉस चूंकि बार बार रिपीटेडली आता है क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं फॉर्मेट में। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई लॉस हो गया तो हम इस एबनॉर्मल लॉस के अमाउंट को कैलकुलेट करके कहां पर लिखते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। मतलब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए आपने जितनी भी क्वांटिटी भेजी थी उसमें जितनी क्वांटिटी का लॉस हो गया उसका हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस कितना था। सपोज मान लीजिए आपके 50 पैकेट का नुकसान हो गया और एक पैकेट 100 रुपए का था, तो 50 पैकेट इंटू 100 रुपए, 5000 रुपए का नुकसान हो गया, ये उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। लेकिन एबनॉर्मल लॉस का अगर पूरा वैल्यूएशन अगर आपको करना है तो आप उसके पीछे कौन कौन सा खर्चा कर चुके हो, कॉस्ट प्राइस तो लगा ही लगा है, लेकिन कंसाइनर ने भेजते समय जो खर्चा किया था वो भी तो उस गुड्स के ऊपर लग गया है ना, जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है रास्ते में, तो उसकी वैल्यू तो उससे बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, कंसाइनर ने भी जो एक्सपेंडिचर किया था उसका भी प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर उसकी कॉस्ट में जोड़ देंगे एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर एबनॉर्मल लॉस रास्ते में हुआ है तो दो चीजें जुड़ेगी, कॉस्ट प्राइस और कंसाइनर का खर्चा। हाँ, और अगर यही लॉस मान लीजिए कंसाइनी के गोडाउन में हो जाएगा, इसका मतलब उस पर कंसाइनी का भी खर्चा हो चुका है, तो कंसाइनी का भी प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर जोड़ा जाएगा अगर एबनॉर्मल लॉस कहां पर हुआ हो, अगर ये कंसाइनी के गोडाउन में हुआ हो तो। लेकिन आमतौर पर रास्ते पे ही होते हैं ऐसे लॉसेस क्वेश्चंस में, तो आपको क्या करना है, कंसाइनर का एक्सपेंसेस जोड़ना है। ऑलराइट, तो जो वैल्यू आएगी वो कंसाइनमेंट अकाउंट के हम क्रेडिट में लिख देंगे बाई एबनॉर्मल लॉस।
अब हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस का एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और वहां पर एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे कितने रुपए का लॉस हो गया। अब दो बातें हो सकती है, हो सकता है अगर हमने इंश्योरेंस कराया होगा तो कुछ पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो जो पैसा हमको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा वो हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे, इतना पैसा मिला। सपोज हमारा 5,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हो गया, राइट, 5,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हुआ तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 5,000 रुपए। मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी से 4,000 मिल गया तो हम क्रेडिट में लिख देंगे 4,000 रुपए बाई कैश है, बाई इंश्योरेंस कंपनी 4,000 रुपीज। अब 5,000 का लॉस हुआ, 4,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया तो आपका कितना गया, नेट लॉस कितना हुआ 1,000। ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। तो ये सारी डिटेल कहां मेंशन करेंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर मेंशन करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या करेंगे, सिर्फ एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू लिख करके छोड़ देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, राइट। चलिए इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब क्या करेंगे, कंसाइनी क्या करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, बिल्कुल नहीं, सेल करेगा गुड्स को अपने शहर में। तो जब वो सेल करेगा तो हम जितना भी उसने सेल किया है, हमको इनकम मिल रही है इस बिजनेस से, कुछ मिल रहा है, तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। किसको मिल रहा है, कंसाइनी को मिल रहा है, तो हम किसका नाम लिखेंगे, बाई कंसाइनी। जो भी कंसाइनी का नाम होगा, रमेश, सुरेश, जो भी नाम होगा उसका नाम लिख देंगे, बाई कंसाइनी, ब्रैकेट में लिख देंगे सेल्स, राइट। अब देखिए दुनिया में क्या सब कुछ बिक जाता है, नहीं, कई बार कुछ कुछ नहीं बिकता, जो नहीं बिकता वो बच जाता है, क्योंकि जो बचता है वो बिकता नहीं और जो बिकता है वो बचता नहीं। तो कुछ बिक जाता है और कुछ बच जाता है। तो जो बिक गया वो सेल्स में आ गया। अब जो नहीं बिका वो कहां पर लिखा जाएगा, स्टॉक, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा कंसाइनमेंट का, और वो क्लोजिंग स्टॉक को हम कहां पर लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट या फिर बाई कंसाइनमेंट स्टॉक के नाम से। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ता है। कैसे वैल्यूएशन करना पड़ेगा आपको क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आपको ऐसे करना पड़ेगा कि आप ये देखेंगे कि जितना स्टॉक आपके पास बचा हुआ है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो सबसे पहले लेंगे उसका कॉस्ट प्राइस। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है इसमें बहुत सारे खर्चे भी तो कर चुके हो आप, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, राइट। तो कंसाइनर ने जितना भी खर्चा किया होगा इस स्टॉक के ऊपर वो हम प्रोपोर्शनेटली जोड़ देंगे। जो भी खर्चा कंसाइनर ने किया होगा सारे के सारे खर्चों को जोड़ देंगे, लेकिन प्रोपोर्शनेटली जोड़ेंगे, क्योंकि कंसाइनर ने जो खर्चा किया वो तो पूरे गुड्स पे किया था ना, हमारे पास तो थोड़ा सा ही क्वांटिटी स्टॉक के रूप में बचा हुआ है, तो वो थोड़े से के ऊपर प्रोपोर्शनेटली कितना खर्चा होना चाहिए वो कैलकुलेट करके जोड़ देंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे कि कंसाइनी का खर्चा जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए। तो जुड़ेगा, कुछ जुड़ेगा कुछ नहीं जुड़ेगा, मतलब हर खर्चा नहीं जुड़ेगा। कंसाइनी का खर्चा जुड़ेगा, पर कौन सा खर्चा जुड़ेगा, वो खर्चा, वो एक्सपेंडिचर जुड़ेगा कंसाइनी का जो गोडाउन में लाने के पहले तक किया गया हो। मतलब कंसाइनी ने अगर कोई भी एक्सपेंडिचर किया है जो गुड्स को गोडाउन में लाने तक किया गया है, जैसे क्लियरेंस चार्ज पे कर दिया, फ्रेट पे कर दिया गोडाउन में लाने तक का, कार्टेज पे कर दिया गोडाउन में लाने तक का, ऐसा जो भी खर्चा है वो सब जुड़ जाएगा। एक बार गुड्स अगर गोडाउन में आ गया उसके बाद जो एक्सपेंडिचर किए जाएंगे जैसे गोडाउन के रेंट, इंश्योरेंस, ये सब खर्चे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में नहीं जुड़ने वाले हैं। ये पहला लॉजिक है। पहला लॉजिक क्या याद रखना है आपको कि क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में कौन से एक्सपेंडिचर जोड़े जाएंगे, अप टू ब्रिंगिंग इनटू द गोडाउन में लाने तक का खर्चा, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़े जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं जोड़े जाएंगे। तो ये गोडाउन का रेंट, ये मार्केटिंग सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए नहीं जोड़ने वाले हैं। क्लियरेंस चार्जेस, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए जुड़ जाएंगे, राइट। तीसरा, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, दो प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं। तो हम क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यूएशन करने के लिए इन दोनों में से सिर्फ एक ही एक्सपेंडिचर को लेंगे। और कौन से एक्सपेंडिचर को लेंगे, नॉन रिकरिंग, जो वन टाइम है, सिर्फ वन टाइम लगने वाला है, क्योंकि गोडाउन में आप एक ही बार लाओगे। गोडाउन में लाने के बाद गोडाउन का रेंट तो हर महीने पे करना पड़ेगा, सेलिंग एक्सपेंसेस तो हर महीने करना पड़ सकता है, लेकिन गोडाउन में लाने तक का खर्चा वन टाइम होगा और वो कैसा होगा, नॉन रिकरिंग नेचर का होगा। तो क्वेश्चन अगर आपको कभी भी दे दे नॉन रिकरिंग और रिकरिंग है, तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए आप सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर को ही लोगे। तो कंसाइनी का ये एक्सपेंडिचर मैंने आपको अलग अलग लॉजिक बता दिया, कैसे सोचोगे कौन सा एक्सपेंडिचर आएगा और कौन सा नहीं आएगा। इसमें से वो एक्सपेंडिचर को आप प्रोपोर्शनेटली लोगे, मतलब जितना स्टॉक बचा हुआ है, जितनी क्वांटिटी बची हुई, उसके ऊपर प्रोपोर्शनेटली खर्चा कितना आएगा। ऑलराइट, ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया। हाँ, जो कुछ भी आपने सेल किया उसके ऊपर आपको कंसाइनी को कमीशन देना पड़ेगा। जो भी कंसाइनी ने सेल कर दिया है उसके ऊपर आप जो भी कमीशन दे रहे हो वो कमीशन आप दे दीजिए। और आप जब कमीशन देंगे तो आपके लिए एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है तो आप कहाँ पर लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में। आप कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे इस एक्सपेंडिचर को। ऑलराइट, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू कंसाइनी, ब्रैकेट में लिख देंगे आप कमीशन। अब देखिए, जब कमीशन के बारे में डिस्कशन आया तो तीन प्रकार के कमीशन होते हैं सब मिला के, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कशन में कर ही लेते हैं शामिल इसी वीडियो में। देखिए, एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन, मतलब जितना भी सेल किया उसका कमीशन। मान लीजिए 5 लाख रुपए का सेल कर दिया
10% आपको कमीशन देना, तो 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000 रुपये दे दीजिए। ये हो गया ऑर्डिनरी कमीशन। एक एक्स्ट्रा कमीशन भी हम उसको देते हैं कंसाइनी को, कई बार, हर बार नहीं देते, कई बार देते हैं। उसका नाम होता है डेल क्रेडिट कमीशन। देखिए क्यों दिया जाता है ये डेल क्रेडिट कमीशन? आप जानते हैं बिजनेस को चलाने के लिए सेल करना पड़ता है, तो कई बार क्रेडिट में भी सेल करना पड़ता है, हर टाइम पूरा कैश में सेल नहीं होता है। अब कंसाइनर को ये चिंता होती है कि अगर मैं क्रेडिट में सेल कर रहा हूं तो मैं कैसे समझाऊं कि अच्छी पार्टी को सेल किया, पार्टी को देख देख के सेल किया कि नहीं किया कंसाइनी ने, लापरवाही से किसी को भी तो नहीं माल बेच दिया। अब अगर उसने बेच दिया, मान लीजिए किसी को उधार में, तो प्रॉपर वसूलने के लिए एफर्ट्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? क्योंकि वो नहीं लगाएगा एफर्ट्स तो बेचने पे उसको तो कमीशन मिल गया, लेकिन पैसा तो हमारा डूब जाएगा। तो दिन रात चिंता किसको रहेगी? कंसाइनर को रहेगी। दिन रात परेशान कौन रहेगा? कंसाइनर। तो कंसाइनर इस हेडेक से बचने के लिए कि इतना दिमाग कौन लगाए, किसको बेचना किसको नहीं बेचना, वसूला कि नहीं वसूला, ये सब कौन इतना दिमाग लगाए, हम कंसाइनी को बोलते हैं देख कंसाइनी, तो अगर क्रेडिट में बेच रहा है गुड्स को, बेच, हम तेरे को एक एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं, डेल क्रेडिट कमीशन। ये कमीशन तेरे को इस बात के लिए दे रहे हैं कि तू जितना क्रेडिट में भी बेच रहा है उसको वसूलने की जवाबदारी तेरी होगी, तू जान। मतलब अगर तू वसूल पाया तो ठीक, तू नहीं भी वसूल पाया तो वो लॉस तेरा होगा बैड डेप्ट का, वो मेरा नहीं होगा लॉस, क्योंकि मैं ये सब झंझट में नहीं पड़ना चाह रहा हूँ कि कितना माल बेचा, उसमें से कुछ वसूल हुआ, कुछ वसूल नहीं हुआ, उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सबसे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब की जवाबदारी तू संभाल, मतलब ये सब की जवाबदारी आप संभालो, और मैं आपको इसके लिए एक एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा हूँ इसी बात के लिए। इसका मतलब डेल क्रेडिट कमीशन किसके लिए दिया जाता है? बैड डेप्ट के रिस्क से बचने के लिए। उधार में बेचा और पैसा डूब गया तो कौन उसकी जवाबदारी पाले? वो हम उसको अपना लॉस क्यों समझें? कंसाइनर ऐसा सोचता है और इसीलिए उसको एक एक्स्ट्रा कमीशन देता है। तो डेल क्रेडिट कमीशन इज गिवन टू अवॉइड द लॉस एंड द रिस्क ऑफ द बैड डेप्ट। ऑलराइट, अब देखिए कैसे करना पड़ेगा अकाउंटिंग। अगर आप डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हो और पैसा डूब गया, मान लीजिए किसी डेटर से पैसा वसूल नहीं हो पाया, बैड डेप्ट हो गया, ये लॉस कौन बियर करेगा? ये कंसाइनी जाने उसका काम, क्योंकि उसने डेल क्रेडिट कमीशन दे दिया है तो वो कुछ नहीं करने वाला है। ऑलराइट, तो ये पूरा लॉस किसको बियर करना पड़ेगा? कंसाइनी को बियर करना पड़ेगा। कंसाइनमेंट अपने अकाउंट में बैड डेप्ट की कोई एंट्री पास नहीं करेगा, वो सिर्फ डेल क्रेडिट कमीशन देगा बस। लेकिन अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया जा रहा और पैसा डूब गया तो ये लॉस किसका होगा? ये रिस्क किसका होगा? ये रिस्क कंसाइनर का होगा। कंसाइनर को बियर करना पड़ेगा बैड डेप्ट का रिस्क, क्योंकि बिजनेस तो उसी का है, प्रॉफिट तो उसी का है। तो अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया जा रहा और कोई पैसा डूब गया तो ये कंसाइनर का लॉस है, इसलिए इस बैड डेप्ट के लॉस को कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। सारे लॉसेस एक्सपेंडिचर को हम कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। तो ये हो गया डेल क्रेडिट कमीशन का डिस्कशन कि अगर वो दिया जा रहा है तो क्या करना है और नहीं दिया जा रहा है तो क्या करना है। ऑलराइट, तो ये अब तीसरा कमीशन एक और भी होता है जो हमको लर्न करना है। पहला हो गया ऑर्डिनरी कमीशन, फिर हो गया डेल क्रेडिट कमीशन, तीसरा होता है ओवर राइडिंग कमीशन। देखिए नाम पे जाइए आप, क्या बोल रहा है नाम? ओवर राइडिंग कमीशन। मतलब एक लिमिट से ज्यादा अगर सेल करोगे तो उस पर जो कमीशन दिया जाता है उसको बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। कई बार देखिए हम चाहते हैं कि हमारा जो गुड्स है वो ज्यादा महंगे दामों पर बिके, ज्यादा प्राइस पर बिके, लेकिन उसको ज्यादा प्राइस पर बेचने के लिए एजेंट को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करना पड़ेगा। तो वो क्यों करेगा? हम उसको इंकरेज करने के लिए एक इंसेंटिव देते हैं, एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं। उसको बोलते हैं देखिए 100 रुपए की चीज है, 150 में तो मार्केट में बिकी जाती है, लेकिन अगर 150 के ऊपर बेचने में आप कामयाब हो गए अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से, अपने कैलिबर से, तो तुमने जितना एक्स्ट्रा में बेचा है ना, मैं उसके ऊपर तुमको और ज्यादा कमीशन देने वाला हूं। तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है, एक्स्ट्रा सेल्स उसने जो अपने मेहनत के दम पर, टैलेंट के दम पर अचीव किया है, हम उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कमीशन उसको देते हैं। उसका नाम होता है ओवर राइडिंग कमीशन। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे देना, उसको कैलकुलेट करते हैं और कमीशन को दे देते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं इस कमीशन को, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंडिचर और लॉस है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, डेबिट में कौन कौन सा सारे आइटम आते हैं, क्रेडिट में कौन कौन सा आइटम आते हैं, और इसके बाद लास्ट में फाइनली इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं कंसाइनमेंट बिजनेस का लॉस। राइट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये लॉस या प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाता है और इस प्रकार ये कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो ये था कंसाइनमेंट का अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है पहला। राइट, अब इसके बाद हम इसी वीडियो में डिस्कशन करने वाले कि भाई सेकंड अकाउंट एबनॉर्मल लॉस का बनता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे बनता है एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट, जब एबनॉर्मल लॉस का एक्सप्लेनेशन देख रहे थे हम। तीसरा अकाउंट बनाता है कंसाइनर, कौन सा? कंसाइनी का अकाउंट। कंसाइनी के अकाउंट में कौन कौन सी बातें आएगी? देखिए कंसाइनमेंट के अकाउंट में आपने जितनी बार कंसाइनी का नाम लिखा है एंट्री में, उसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? कंसाइनी के अकाउंट में। मतलब अगर कंसाइनी ने कोई एक्सपेंडिचर किया हमारे बिजनेस के लिए तो हम कंसाइनी के अकाउंट में कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे।
क्या लिखेंगे, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस। मान लीजिए कंसाइनी ने सेल कर दिया हमारी बिजनेस के लिए, तो इसका पैसा किसके पास है, कंसाइनी के पास है। तो हम कंसाइनी के अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। क्यों डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमको कंसाइनी से उतना पैसा वसूलना है। तो हम कंसाइनी का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, डेबिट में लिख देंगे टू सेल या टू कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में लिख देंगे सेल। फिर अगर मान लीजिए कंसाइनी को कमीशन देना है तो हम उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे उतना पैसा कमीशन का, क्योंकि उसको हमको देना है कमीशन का पैसा। ऑलराइट, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट चला जाएगा। मान लीजिए उसने हमको बिजनेस के स्टार्टिंग में कोई भी एडवांस भिजवा दिया था, कैश में भिजवाया था, चेक से भिजवाया था, या कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमको साइन करके दे दिया था, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, तो हम उसके अकाउंट में उतना पैसा क्रेडिट कर देंगे कि आप हमको ऑलरेडी इतना पैसा दे चुके हो, ठीक है। फाइनली ईयर के एंड में इस अकाउंट को क्लोज किया जाएगा, पीरियड के एंड में, और बैलेंसिंग फिगर निकाला जाएगा। अगर उसने हमको पैसे नहीं दिए, बचे खुचे पैसे जो उसके पास पड़े हुए हैं हमारे, तो हम लिख देंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। और अगर क्वेश्चन ने ये बोला है कि बचे खुचे पैसे उसने हमको भिजवा दिए चेक से, डिमांड ड्राफ्ट से, तो हम लिख देंगे बाई बैंक, हमको इतना पैसा मिल गया। ऐसे करके अकाउंटिंग कंसाइनी के अकाउंट के अंदर में कंप्लीट हो जाएगी और कंसाइनी का अकाउंट बन जाएगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि इस पूरे चैप्टर में कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनमेंट का अकाउंट कैसे बनेगा, कंसाइनी का अकाउंट कैसे बनेगा, अब नॉर्मल लॉस का अकाउंट कैसे बनेगा। आई होप कि ये डिस्कशन, ये पूरा लॉजिक कंसेप्ट जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये अकाउंट का फॉर्मेट आप जो स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, इससे आप समझ पा रहे होंगे कि एंट्री किधर डेबिट में आएगी, किधर क्रेडिट में आएगी। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के वीडियोस हम और भी किसी दूसरे वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको बना के एक्सप्लेन करूंगा। और बहुत सारी बातें और भी, जैसे नॉर्मल लॉस होता है तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, या हम जब गुड्स को इनवाइस प्राइस पर भेजते हैं अपने एजेंट को, ऐसी बहुत सारी बातें और भी इस चैप्टर में जानने के लायक, जो मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि इनवाइस प्राइस पर भेजते हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, और अगर नॉर्मल लॉस होता है तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। तो ये वीडियो से आपने बहुत सारी बातें समझी होगी। आई होप, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ लगता है कि अकाउंट के बहुत सारे यूजफुल टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं जो कि यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वो सारे वीडियो से भी गाइडेंस ले सकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।